तैयारी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि दिन भर बाजार का एक्शन किस रहा, इस पूरे हफ्ते किस तरह का कारोबार रहा और साथ ही साथ अगले हफ्ते के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मार्केट पर नजर डालें तो आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद अब मार्केट की क्लोजिंग हरे निशान में ही देखने में कामयाब हम रहे हैं। निफ्टी करीब 15 अंकों पर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी भी 165 अंकों के साथ यहां पर भी मजबूती देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से गिरावट जरूर आई थी, लेकिन क्लोजिंग आज हरे निशान में ही देखने को मिली है। और किस तरह का आज एक्शन था दिन भर बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, आज बहुत ही स्ट्रांग एक्शन रहा क्योंकि आरबीआई पॉलिसी थी और उससे पहले बाजार को लग रहा है भनक थी, क्योंकि आप फाइनेंस काउंटर्स को और बैंक काउंटर्स को देखें ना, कहीं से भी वो वीक मोमेंटम नहीं दिखा रहे थे। एक छोटी सी डिप आई थी जब गवर्नर साहब ने रेट अनाउंस किए, उसके बाद उसमें बाउंस बैक हुआ, सस्टेन हुए बैंक्स में फाइनेंस काउंटर में मूव सस्टेन हुए। लास्ट आवर में कुछ थोड़े से अपने हाई से कुछ इरोड हुए हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट्स, लेकिन अदरवाइज आप देखें बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम था। बैंक्स एंड फाइनेंस बहुत स्ट्रांग थे। सीमेंट पैक में लास्ट आवर में बहुत अच्छी तेजी आई है। ऑटो में शॉर्ट्स बने हैं। सो ये सेक्टोरल इंडेक्स है। अगर एक बार वीकली इंडेक्स की बात करें तो वहां पर आज आप किस तरह के इस पूरे हफ्ते में कैसे गेन्स हमने देखे हैं। इस पूरे हफ्ते में आईटी पैक, लास्ट वीक भी आपको याद होगा, आईटी और मेटल ये दो स्पेसेस थे जिनमें वीकली गेन सबसे स्ट्रांग थे, हाईएस्ट वीकली गेन्स थे। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही था। आईटी पैक में लगभग 2.8%, 2.3% तक की मूव वहां मिली। मेटल पैक 2% मजबूत होकर बंद हुआ है। और साथ ही पूरे हफ्ते में बाजार ने आपको, बैंक निफ्टी ने लगभग 1% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप की आपको आउट परफॉर्मेंस इस पूरे हफ्ते भी दिखी है। मिड कैप इंडेक्स जो है वो 2.2% बना और स्मॉल कैप सेक्टर जो है वो लगभग 1.7% की बढ़त आज इस बार देखने को मिली है। काउंटर्स कौन से थे जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? अदानी पोर्ट्स से काउंटर, यहाँ पर भी उनकी वॉल्यूम ग्रोथ सिक्वेंशियल जो है वो बहुत स्ट्रांग निकल कर आई थी और इन्होंने कुछ डील्स भी की जिसके चलते आपने इम्पैक्ट देखा। महिंद्रा नंबर्स आए थे, लेकिन ये ऑलरेडी काउंटर अच्छी मूव्स दिखा रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 6%, सिप्ला यहाँ पर भी नंबर्स आए और उसका इम्पैक्ट है और यहाँ पर भी आपको 6% तक की मूव देखने को मिला। और लास्ट काउंटर जो निफ्टी का गेनर रहा वो पावर ग्रिड काउंटर था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरियन कौन से वीक काउंटर्स रहे? ब्रिटानिया यहाँ लगभग 5% की डेंट देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर लगभग 3% से ज्यादा वीक हुआ है। और साथ ही अगर आप उन काउंटर्स की बात करें जिन्होंने एक्सेप्शनल गेन दिया इस पूरे हफ्ते में, तो कंसाई नैरोलैक जैसे ऑन द बैक ऑफ गुड नंबर्स, क्रूड वीकनेस, 25% से ज्यादा का वीकली रिटर्न आपको देखने को मिला है। साथ ही आपको काउंटर्स लाइक धानी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी वहां पर भी 20% का गेन देखने को मिलता है। ये तो वीकली रिटर्न्स थे। आज क्लियरली आपको बाजार में कुछ और काउंटर्स जो हाईलाइट करना चाहेंगे जो कल भी अच्छे चल रहे थे। रेडिंगटन नंबर्स के बाद कल भी एक बड़ी मूव थी, आज भी स्टॉक तेज था। एनएमडीसी नंबर्स के बाद यहाँ तेजी थी। इंडिगो में तेजी थी। पेन स्टॉक्स का एक अच्छी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। डबल इफेक्ट है, या तो अर्निंग्स भी अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ है, प्राइस हाई के ले भी चुके थे और साथ ही साथ क्रूड की सॉफ्टनेस का भी एक इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। सो लास्ट आवर में आपने जो हमें कंपाइल करना, अगर आज के ट्रेड की हम बात करें तो आपको ऑटो में शॉर्ट बिल्टअप दिखे हैं, सीमेंट लॉक साइड दिखा है, कंज्यूमर में शॉर्ट कवरिंग हुई है। आईटी और मेटल ने इस पूरे हफ्ते आउट परफॉर्म किया है, जहां पीछे आपको बैंकिंग आउट परफॉर्म करते देखे थे। तो ये एक पूरा ओवरऑल रैप था इस हफ्ते का भी और आज का भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस सारी जानकारी देने के लिए। तो आज पूरे हफ्ते किस तरह का एक्शन रहा ये भी हमने आपको बताया। और आज देखा हमने कि आरबीआई जो कि एक बड़ा इवेंट था जिसकी बाजार वेट कर रहा था, अनुमान के मुताबिक ही फैसला यहाँ पर निकल कर आया और इसी का असर आज बाजार में भी देखने को मिला। ज़्यादा कुछ दबाव नहीं था, एक स्टेबल कारोबार दिन भर बाजार में होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आरबीआई के पॉलिसी की बात करें तो क्या कुछ कहा शक्तिकांत दास ने अपनी कॉमेंट्री में, ये एक बार देख लेते हैं। लगातार तीसरी बार दरों में बढ़ोतरी की गई है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दरों में आज 0.5% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया, जिसके साथ ही अब रेपो रेट 5.4% पर पहुंच चुका है। इस दौरान गवर्नर ने कहा कि आरबीआई का जो एकोमोडेटिव रुख है वो वापस लेने पर फोकस रहेगा। The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%,
and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Economic activity is exhibiting signs of broadening. The southwest monsoon rainfall and reservoir levels are above normal. Kharif sowing is progressing well, although it is marginally below last year's level due to uneven rainfall distribution. On the demand side, indicators such as production of consumer durables, domestic passenger traffic, sale of passenger vehicles, and similar other indicators suggest improvement in urban demand. Rural demand indicators, however, exhibited mixed signals. While two-wheeler sales have increased, tractor sales contracted in June over, of course, a high base last year. High-frequency indicators of services sector like railway freight traffic, port traffic, that is port freight traffic, e-way bills, toll collections, and commercial vehicle sales remained robust in June and July. Investment activity is also picking up. The production of capital goods recorded double-digit growth for the second month in a row in May, and import of capital goods also witnessed robust growth in June. Into consideration, the real GDP growth projection for 2022-23 is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. Real GDP growth for Q1 23-24 is projected at 6.7%. June 2022 was the sixth consecutive month when headline CPI inflation remained at or above the upper tolerance level of 6%. Looking ahead, the inflation trajectory continues to be heavily contingent upon the evolving geopolitical developments, international commodity market dynamics, global financial market developments, and the spatial and temporal distribution of the southwest monsoon. Since the last MPC meeting, however, there has been some let-up in global commodity prices, particularly in the prices of industrial metals, and also some softening in global food prices. Domestic edible oil prices are expected to soften further on the back of improving supplies from key producing countries and government's supply-side measures. The resumption of wheat supply from the Black Sea region, which happened a couple of days ago, if it sustains, could help to temper international prices of wheat. Supply chain pressures, though elevated, are on an easing trajectory. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम थोड़ी देर पहले आपको सुना रहे थे कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के क्या कमेंट आ रहे थे। अब उस पर हमने कुछ और भी व्यूज लिए और दरों में बढ़ोतरी को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक के एमडी, एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं।
जो रेट हाइक्स हुई हैं मई ऑनवर्ड्स, उसका तो कोई बोरिंग मतलब बोरिंग पे या क्रेडिट ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ पिछले सालों से बढ़ी हुई है काफी, और आगे भी इसका इम्पैक्ट सब्सटैंशियली मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल एक तरह से शुरू हो चुकी है। जैसा गवर्नर ने कहा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर है, और ऐसे में फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जोर पकड़ते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं ग्राउंड पर। तो अब तक तो इसका कोई इम्पैक्ट क्रेडिट ग्रोथ पर नहीं रहा, लेकिन आगे चल करके अगर रेट हाइक्स फर्दर होती हैं या इसका जैसे जैसे ईएमआई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हो सकता है कि कुछ बोरोवर्स जिनके कैश फ्लोज उतने स्ट्रांग नहीं हो, अपने परचेजेस को थोड़ा बहुत डेफर कर दें लोन के टर्म से, बट अभी वो सिचुएशन नहीं आई। बिल्कुल, तो उनका कहना है कि फिलहाल ट्रेड ग्रोथ पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है इस कदम के बाद। इसके अलावा हमारी बात हुई थी मारुति सुजुकी के शशांक श्रीवास्तव से भी। उन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा कि दरें बढ़ने से ऑटो इंडस्ट्री पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है, हालांकि ग्राहक इस बढ़ोतरी का वहन कर सकते हैं। उनके मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री ने आगे भी मजबूत डिमांड बनी रहेगी। मेरी नज़र में ये एक नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में 80% जो सेल होती है वो रिटेल फाइनेंस के थ्रू होती है, और ये रेट्स जो हैं अल्टीमेटली फाइनेंस के रेट्स में, रिटेल रेट्स में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। हालांकि इस समय बाजार ऑटो का ठीक चल रहा है। इनफ्लो बुकिंग्स जो डिमांड पैरामीटर्स हैं वो ठीक हैं। हल्का सा रिटेल में पिछले महीने थोड़ा सा गिरावट आई थी, वो इस वजह से क्योंकि सप्लाई का इशू है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके। लेकिन अदरवाइज आई थिंक मार्केट जो है इसको, कंज्यूमर्स इस इंक्रीज को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ये मेरा नजरिया है। बिल्कुल, तो ये थे शशांक श्रीवास्तव बाजार पर रेट जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई उस पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते की तैयारी में रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के आशीष महेश्वरी। आशीष जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। आज एक बड़ा इवेंट था, RBI की पॉलिसी भी आ गई है, उसके बाद हमने देखा कि बाजार काफी मजबूत भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट आई, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव ही रही है। अब ये जो बड़ा इवेंट भी हो चुका है, इसके बाद मार्केट इसको कैसे देख रहा है और अगले हफ्ते कौन कौन से किस लेवल को आप वॉच करेंगे? जी बिल्कुल, जो थोड़ा सा बहुत मुनाफा वसूली आई मुझे लगता है, क्योंकि आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल का भी डेटा आना है, तो मार्केट में लोग ओपन पोजीशन नहीं रख के जाना चाहते, क्योंकि इस डेटा आने के बाद में काफी बाजारों में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो एक नेचुरल सा थोड़ा सा मुनाफा वसूली हुई, और मेरा मानना है जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक था वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका था, तो मार्केट में उसको लेकर भी कोई निराशा का ऐसा कोई भाव नहीं था। और जैसा RBI गवर्नर ने भी कहा कि इन्फ्लेशन अब थोड़ा फ्लैटन हो रहा है, तो हो सकता है कि जो रेट हाइक की दर है वो अब इतना स्पीडली नहीं बढ़े, इतना ज्यादा ना हो आगे आने वाले समय में, उसको लेके भी थोड़ा सा मार्केट में एक आश्वस्ता नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि मंडे ऑनवर्ड्स यदि आज कोई बहुत सरप्राइज नहीं आते नॉन फार्म पेरोल में यूएस में, तो आप देखेंगे दोबारा से रैली कंटिन्यू करेगी आगे। ओके, तो एक रैली कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन आशीष जी, अब इस बीच देखिए एक इवेंट तो निकल गया है, बट नतीजे अब ऑलमोस्ट हम अपने लास्ट लेग पे पहुंच चुके हैं, और ऐसे में काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं कैश सेगमेंट से भी, और निफ्टी 50 के ही 12 कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं। ये पूरा अर्निंग्स जो सीजन गया है, इसको आपने कैसे एनालिसिस किया? कौन कौन से सेक्टर में आपको लगा कि आउट परफॉर्म किया है, कहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, और इस बेसिस पर अब आगे कौन कौन से सेक्टर पर आप पॉजिटिव हैं अर्निंग्स को देखते हुए? जी पहले जैसा उम्मीद की जा रही थी, शायद एक मिक्स्ड बैग रहे इस बार का अर्निंग, बट फिर भी मेरा मानना है इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स कि इतना कमोडिटी प्राइसेस में वोलेटिलिटी रहा, डिमांड रेट, इंटरेस्ट रेट हाइक भी हमने लास्ट क्वार्टर से आते हुए देखा। तो अभी भी लेकिन बेस्ट पार्ट है कि डिमांड में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इस बार जो एग्री साइकिल है वो काफी पॉजिटिव रहा है, काफी कैश जनरेट हुआ है वहां पर भी किसानों के हाथ में, तो जो परचेजेस हैं वो
इन्फ्लेशन के बावजूद भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है जो पहले ये 3 सेक्टर की बात करते हैं जो आउट परफॉर्म किया है इस बार, तो मेरा मानना है सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात करना चाहिए, जहाँ पर नतीजे इन स्पाइट ऑफ रेट हाइक जहाँ उनके ट्रेजरी लॉसेस हैं उसके बावजूद अच्छे आए। और तीसरा एक जो सरप्राइज पैक रहा, मेरा मानना है सीमेंट कंपनियों के नतीजे भी इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स ठीक-ठाक नतीजे आए। तो ये 2-3 सेक्टर है जो पॉजिटिव साइड पे है। जो नेगेटिव साइड पे है, मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आईटी ने ही दिया, क्योंकि जो टेलविंड्स भी करेंसी के मिले उसके बावजूद भी कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं आए, मार्जिन्स पे भी प्रेशर देखने को मिला। ऐसा ही मेरा मानना है स्टील एक ऐसा सेक्टर है या मेटल एक ऐसा सेक्टर है पर्टिकुलरली जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट रहा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक वर्टिकल हमने फॉल देखा सारे प्राइसेस में। और इसके अलावा मेरा मानना है ऑयल एंड गैस में, जिसमें काफी उम्मीदें बनी हुई थी, पर चूंकि रॉ मटेरियल की उनके प्राइसिंग भी बढ़ गए या ऑपरेशनल खर्चे बढ़ गए हैं, तो उम्मीद के हिसाब से नंबर्स नहीं आ पाए। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पर कि अंडर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस देखने को मिला है। चलिए अब इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते किन ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है, एक बार ये भी आपको एक उसका अपडेट दे देते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल के साथ। वामाक्षी बताइए, अगले हफ्ते बाजार के लिए अहम ट्रिगर कौन से होंगे? आइए देखते हैं अगले हफ्ते के लिए इसके कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम भारत से। तो यहाँ पे मार्केट्स 9 अगस्त को बंद रहने वाले हैं, मगर अगस्त 12 को हम सीपीआई, इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पर अगर हम देखें तो यूएस अपना सीपीआई डेटा और होलसेल इन्वेंट्रीज रिपोर्ट करेगा अगस्त 10 को। उसके ठीक एक दिन बाद यूएस पीपीआई, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और मंथली बजट स्टेटमेंट भी रिलीज होगा। इसके अलावा यूके की अगर बात करें तो यहाँ पे जीडीपी नंबर रिलीज होने वाला है अगस्त 12 को, और ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा ट्रैक करने के लिए। यूरोजोन में भी सेम अगस्त 12 को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, और चाइना में अगर हम बात करें तो सीपीआई और पीपीआई का डेटा आएगा अगस्त 10 को। जापान में बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करंट अकाउंट की बात करें तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने को, और ये हफ्ते के पहले ही दिन अगस्त 8 को आएगा। और उसके बाद पीपीआई का डेटा भी अगस्त 10 को अपेक्षित है। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल अर्निंग्स की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। तो अगस्त 6 को बर्कशायर हैथवे अपने नतीजे रिलीज़ करने वाला है, और अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि सॉफ्ट बैंक, कॉइनबेस और वॉल्ट डिज्नी जैसी कंपनी अपने नतीजे रिलीज़ करने वाली हैं। अब कुछ ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं जो ये मार्केट मूवमेंट को ड्राइव करेंगे अगले हफ्ते में। तो ईआई ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है अगस्त 10 को, और रशिया अपने सेकंड क्वार्टर की जीडीपी डेटा रिलीज़ करने वाला है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये डेटा आएगा अगस्त 12 को। तो ये थे सारे फैक्टर्स जो आपको आपकी नज़र में रखने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अगले हफ्ते के इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट जो ट्रिगर्स थे वो हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा आज हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो नतीजे आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, उन पर भी हमारी नज़र रहेगी। कल एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं। एसबीआई के नंबर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैंकिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी है जो कि अपने नंबर्स घोषित करने वाली है। क्या राय बन रही है आपकी आशीष? एसबीआई कल अपने नतीजे घोषित करेगी, उसके पहले हमने देखा कि पॉलिसी आने के बाद इन तमाम बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। एसबीआई काफी अहम नतीजे होगा बाजार के लिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट आप वॉच करेंगे? देखिए, एसबीआई के स्टॉक में भी जैसा रनअप दूसरे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में आया, हमने एसबीआई के स्टॉक में भी आता हुआ देखा। स्टॉक का ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, जो उसका 549 का हाई आज भी शायद 530-32 के आसपास ही बंद हुआ। तो डिमांड तो है, और इनफैक्ट यदि आप ऐसा सोच नहीं सकते कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एसबीआई परफॉर्म नहीं करे और पूरा सेक्टर परफॉर्म करे, तो ऐसा भी नहीं होगा। और जहां तक नतीजों का मानना है, मेरा ओपिनियन ये है कि कब इस बैंक ने भी जैसे दूसरे पीएसयू बैंक्स ने अपनी बुक्स को काफी क्लीन किया है पिछले कुछ 7-8 क्वार्टर में, एसबीआई ने भी काफी क्लीन अप किया है। और लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे थे एसबीआई के, और मुझे कोई डाउट नहीं है इस क्वार्टर में भी नतीजे अच्छे आएंगे। सिर्फ एक कैविटी है कि स्टॉक में एक हमने अच्छा खासा रनअप देखा है, तो हो सकता है
कि रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो, बट किसी भी गिरावट पे एसबीआई को ऐड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्योंकि बैंक ने अपना फोकस ज्यादा रिटेल और एसएमई बैंकिंग पे शिफ्ट कर लिया है, तो बड़े एनपी आने की गुंजाइश यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई है। तो बिल्कुल स्टॉक की री रेटिंग एसबीआई की भी होने तय। ओके, तो एक री रेटिंग हो सकती है और अच्छे नतीजों के जो हमारा अनुमान भी कह रहा है अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड हैं एसबीआई से। एसबीआई के अलावा और कौन कौन से नंबर्स आएंगे जिस पर कि अगले हफ्ते हमारी नजर होगी, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानकारी लेकर। आशीषा बताइए। कई सारी कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी अगले हफ्ते। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारती एयरटेल की। सब्सक्राइबर ग्रोथ और टैरिफ हाइक के कारण इस क्वार्टर नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। याद रखें पूरे टेलीकॉम सेक्टर में दिसंबर 2021 में टैरिफ हाइक किया था और उसका पूरा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा और उसी के चलते अच्छे क्वार्टर्स एक्सपेक्टेड है भारती एयरटेल से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, जहां इंडिया फूड बिजनेस के लिए रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 18% का एक्सपेक्टेड है और वॉल्यूम ग्रोथ 4% का आ सकता है। टी प्राइजेस और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की मॉनिटरेबल्स रहेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए। कोल इंडिया भी अपने नतीजे पेश करेगा। याद रखें ई ऑक्शन प्रीमियम्स पिछले कई क्वार्टर्स में अच्छे थे, लेकिन उसका पूरा इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पर अभी तक आया नहीं और उसका इम्पैक्ट आने के कारण इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या रहेगी केपेक्स पर, जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट पर और ई ऑक्शन वॉल्यूम्स पर, वो की मॉनिटरेबल्स रहेंगे कोल इंडिया के नतीजों में इस क्वार्टर में। ओएनजीसी के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है बोथ ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। याद रखें क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड पे थे इस क्वार्टर में और उसी के चलते अच्छे रियलाइजेशंस एक्सपेक्टेड है ओएनजीसी से। आयशर मोटर्स की बात करें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम में अभी भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है चिप शॉर्टेज के कारण, लेकिन वीईसीई मार्जिन्स की बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर के कारण उन मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं ऑक्यूपेंसी में। याद रखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और लास्टली हीरो मोटोकॉर्प की भी बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफसेट कर देगा रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस को और उसी के कारण मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए। वॉल्यूम्स में भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर। डिवीज, ग्रासिम, पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स ये 4 दूसरी कंपनीज हैं निफ्टी पैक से जो भी अपने नतीजे अगले हफ्ते में पेश करेगी। ओके, तो ढेर सारे नंबर्स हैं कैश सेगमेंट से, वायदा बाजार से और निफ्टी की ही 12 कंपनी जो हम आपको बता रहे थे नतीजे अपने घोषित कर रही हैं, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट नंबर भारती एयरटेल के भी नतीजे आने वाले हैं। आशीष जी, स्टॉक में हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिखा। वाईटीडी रिटर्न अगर देखें तो सपाट ही नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट स्टॉक में दिखा नहीं है। नतीजों में क्या आप इम्पोर्टेंट वॉच करेंगे और क्या नतीजों का कुछ बहुत बड़ा असर स्टॉक में आप देख रहे हैं? इनफैक्ट मुझे तो काफी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है भारतीय एयरटेल में। मेरा मानना है कि करीब 2300 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस क्वार्टर में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा उन्होंने फाइबर बिजनेस को भी, जो होम टू फाइबर है, उसको भी काफी अग्रेसिवली पुश किया है और डीटीएच बिजनेस के साथ में उस फाइबर बिजनेस को भी अच्छे ढंग से सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे यील्ड 1000 रुपए एटलीस्ट पर मंथ का उनको मिल रहा है। तो मेरा मानना है जो भी वोडाफोन आइडिया का लॉस है वो जियो ने तो उसका बेनिफिट उठाया है। ये दूसरा बेनिफिशियरी भारतीय एयरटेल रहा है और जो टैरिफ रेट है कि उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टॉक में भी हमने देखा 650-660 तक नीचे जाने के बाद अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में स्टॉक में 50 से 60 रुपए की तेजी पिछले कुछ दिनों में ही आई है। तो अभी भी लेकिन स्टॉक अपने 50 वीक हाई से करीब 10% नीचे मिल रहा है और मुझे स्टॉक अभी अपील करता है। गूगल का इन्वेस्टमेंट वगैरह भी उसमें जो आया वो भी सब पॉजिटिव है, जिसको अभी मार्केट ने कैप्चर नहीं किया है। तो इस स्टॉक में मेरी अभी भी बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं इन स्तरों पर भी। नतीजे भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और स्टॉक में एक तेज़ी देखने की उम्मीद है। आशीष जी, इसके अलावा कुछ और भी ट्रेडिंग माफ़ कीजिएगा, कुछ और भी स्टॉक जहां पर कि आपकी नज़र है, रणनीति सुझाएंगे हमें? जी, 2 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला स्टॉक रहेगा
इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक में आज भी काफी अच्छा मूवमेंट था और मेरा मानना है अगले सप्ताह भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब 2-3 रीजन है उसके पीछे। सबसे पहले तो जो क्रूड के प्राइसेस में कमी हो रही है उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। दूसरी बात, आप चूंकि कंपनी का यदि क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें तो कंपनी ने 600 करोड़ का जो लॉस है उससे कम किया है, तो ये के बहुत पॉजिटिव साइन है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है अगले 2 क्वार्टर के बाद में कंपनी दोबारा से प्रॉफिट में आ जाए, तो इसको लेकर मार्केट एक्साइटेड है। तीसरी बात ये, स्पाइस जेट का यदि ट्रांजैक्शन होता है और इसमें हायर वैल्यूएशन पे इक्विटी आता है तो इन कंपनियों का भी वैल्यूएशन चेंज होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए इंटरग्लोब एविएशन मुझे पसंद है। दूसरा स्टॉक में जो मुझे अभी पसंद आ रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। मेरा मानना है जो कंपनी के नतीजे आए थे जहां ऑपरेशनल साइड पे, तो उन्होंने जो कॉस्ट कंट्रोल किया है और स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये स्टॉक भी अभी अपने जो 52 का हमने 8,300 के लेवल देखे उसे अभी भी काफी नीचे मिल रहा है और काफी वैल्यू अब नजर आने लगी है इस स्टॉक में। दूसरी बात, उन्होंने अपने जो प्राइस हाइक लिए हैं और मॉनसून अब चूंकि कम हो रहा है धीरे धीरे, तो डिमांड का ऑफटेक भी बढ़ने वाला है, तो ये स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है अगले 6 महीनों में वापस 8,000 के लेवल पे जाने का। तो बट अगले सप्ताह के हिसाब से भी मुझे कम से कम 200 रुपए की अपसाइड यहाँ और नजर आती है। ओके, तो अगले सप्ताह के लिए भी अगर देखेंगे तो कम से कम 200 रुपए का अपसाइड यहाँ पर नजर आ रहा है। आज का भी टॉप गेनर था अल्ट्राटेक सीमेंट और तमाम सीमेंट कंपनी में आज हम देख रहे थे अच्छी तेजी भी थी। इसके अलावा इंडिगो पर भी नजर रख सकते हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। इस पूरे वीक अच्छा चला भी है और आगे भी अच्छी तेजी की अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ओके, चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे साथ अगले हफ्ते के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।